नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। लड़ाकू विमान मिग 21 की आज आखिरी उड़ान होगी। चंडीगढ़ एयरबेस पर मिग 21 भरेगा आखिरी उड़ान। 6 मिग 21 फ्लाइट परफॉर्मेंस यहां पर फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। वहीं मिग 21 को वाटर कैनन सल्यूट दिया जाएगा और आज रिटायर हो जाएगा लड़ाकू विमान मिग 21। आज आखिरी उड़ान मिग 21 अपनी भरेगा और इसी के साथ आज अलविदा मिग 21 को किया जाएगा। मिग 21 यानी कि मिकोयन यूरेविच, जिसे मिग 21 कहा जाता है। आप देखिए किस तरीके से जो अभी तक अगर परफॉर्मेंस की बात करें शानदार रही है और अब ऐसे में आज आखिरी बार मिग 21 उड़ान भरेगा। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट 62 साल इंडियन एयरफोर्स में सर्विस थी। 1965 के भारत पाक युद्ध में दुश्मन के छक्के उड़ाए। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 के करगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका मिग 21 की रही। आवाज की गति से तेज उड़ने की क्षमता है। इसके अलावा आप देखिए भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था मिग 21 और अब मिग 21 आज आखिरी बार उड़ान भरेगा और उसके बाद अलविदा मिग 21 को कहा जाएगा। तो 62 साल बाद आज रिटायर मिग 21 फाइटर जेट हो रहा है। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे और भारत पाकिस्तान समेत 3 जंग में शामिल मिग 21 रहा है। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ एपी सिंह 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगी। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक मिग 21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस वक्त हमारे साथ एयर कोमोडोर डॉक्टर असमिंदर सिंह बहल जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है भारत 24 पर। सर, आज क्योंकि मिग 21 की आखिरी उड़ान होगी, अलविदा कहा जाएगा, लेकिन सर अगर इसका इतिहास हम देखें तो किस तरीके से जो जंग हिंदुस्तान ने लड़ी है, चाहे हम पाकिस्तान के साथ देखें और जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उसको याद किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं सर मिग 21 के रिटायरमेंट को? देखिए, मिग 21 के मेरे फ्लाइंग डेज को मैं बहुत नॉस्टैल्जिया से याद करता हूँ। हजारों घंटे हैं मेरे इस जहाज के ऊपर। इसके डिफरेंट वर्जन्स मैंने फ्लाई किए हैं। टाइप 77 फ्लाई किया, टाइप 96, टाइप 75 जिसको बिस कहते थे, यानी कि एंड यानी कि इनविंसिबल। और उसके बाद फिर बाइसन आया था, लेकिन वो मैं फ्लाई नहीं कर पाया। बाकी इसके सारे वर्जन्स मैंने फ्लाई किए थे। इस जहाज ने मुझे लड़ना सिखाया, एयर टू ग्राउंड फायरिंग में माहिर बनाया और साथ में मुझे सिखाया कि कैसे हम अपनी टैक्टिक्स को होन करके एक आइकॉन की तरह इस जहाज को फ्लाई कर सकते हैं। मेरे को इसने ऐसी क्षमताएं दी कि उसके बाद मैं गया टैडी यानी कि टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में, जो कि टॉप गन स्कूल है। मैं सबसे यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर था और जो मेरे से सीखने आते थे वो मेरे से भी सीनियर थे। उनके हजारों घंटे थे फ्लाइंग के अंदर, लेकिन इस जहाज ने मेरे को वो क्षमताएं दी। ये जहाज ने कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं किया। कितनी ही मुश्किल सिचुएशंस में मैं फंस जाऊं, लेकिन ये जहाज हमेशा मुझे बचा के ले आता था। ये जहाज ऐसा था जो मेरे साथ बात करता था। जब भी मुझे लगता था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता था कि वो इंडिकेशंस ये जहाज मुझे देता था और वापस सेफली इस ग्राउंड में लेके आता था। रगेड जहाज था, अपने टाइम का ये बेस्ट एयरक्राफ्ट था, आइकॉन था वेस्ट के लिए। इसे बनाया गया था U2 को काउंटर करने के लिए, जो कि अमेरिका का स्पाई प्लेन है। 1963 में ये पहला फाइटर स्क्वाड्रन इसका बना। दिलबाग सिंह जो बाद में एयर चीफ बने, उन्होंने कमांड किया था। फर्स्ट सुपरसोनिक्स 28 स्क्वाड्रन। मैंने भी इस स्क्वाड्रन में फ्लाइंग सीखी है और टाइप 77 पे फ्लाइंग सीखी है। बहुत भाग्यशाली था
कि मैं फर्स्ट सुपरसोनिक में फ्लाइंग सीख सका MiG-21 के अंदर। लेकिन मुझे जो ये चीजें याद आती हैं इसकी, मुझे याद आती है 1971 में जब 13 एरियल फाइट्स में ये जीता था। एक एयरक्राफ्ट के लॉस पे इसने 13 पाकिस्तानी जहाज को गिराया था, जिसमें से उस टाइम पे F-104 स्टार फाइटर उनका सुपरसोनिक फाइटर था। तो जब उसकी इंडक्शन शुरू होनी थी तब हमने MiG-21 लिया। ये उस समय का हाई लेवल, हाई स्पीड एयर डिफेंस फर्स्ट टाइम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, इसीलिए इसके स्क्वाड्रन 28 स्क्वाड्रन का नाम फर्स्ट सुपरसोनिक रखा गया। इसमें इन्होंने शूट डाउन किए 7 के करीब F-104 स्टार फाइटर्स को, 2 सेबर्स को, जो पाकिस्तान के उस समय कहते थे सबसे बेहतरीन जहाज थे। F-6 को शूट डाउन किया, यहां तक कि C-130 हरकुलिस को भी शूट डाउन किया। एक चीज में बड़ी डिस्टिंक्टली याद आती है, जब इसने स्ट्राइक करी थी, मेरा ही स्क्वाड्रन था उरियल्स, और उरियल्स ने एक और स्क्वाड्रन के साथ मिलके 8 जहाज गए थे। उन्होंने गवर्नर हाउस ढाका के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, गवर्नर ने बुलाई थी कैबिनेट की, जो ईस्ट पाकिस्तान का था उस, और आज बांग्लादेश है। उस समय पे इतना प्रिसाइज अटैक किया था इस जहाज ने कि उधर हड़कंप मच गई, भय का एनवायरनमेंट हो गया और पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर लिया, जबकि 93,000 ट्रूप्स थे ढाका में उस समय डिफेंस करने के लिए। यानी कि ऐसा जहाज था कि जिसके वजह से एक भयंकर युद्ध भी बंद हो गया और एक बांग्लादेश, एक नई कंट्री, एक लिबरेट हो गई। मुझे अभी भी याद आता है F-16 का वो शॉट डाउन होना जो विंग कमांडर अभिनंदन ने किया था। और देखिए ये जहाज 3.5 जनरेशन का था और 4.5 जनरेशन के F-16 को इसने शूट डाउन कर दिया था। इस जहाज को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सर, और 2 जंग लड़ी और करगिल में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सर, क्योंकि आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा इमोशनल होगा आज MiG-21 को रिटायर होते देखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है मेरे जो सुनहरे पल थे जिंदगी के, जो जिसमें मैं हजारों घंटे की फ्लाइंग इस जहाज के ऊपर की है। और ये ऐसा मुश्किल जहाज है, इसको कंट्रोल बहुत केयरफुली करना पड़ता है, एंड इट रिक्वायर्स अ मैन टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट। और जब आप इससे सीखते हैं और इसको फ्लाई करते हैं और ये आपको सेफली वापस लेके आता है तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। हाईएस्ट लैंडिंग स्पीड है इस जहाज की 310 to 340 किलोमीटर पर आवर, और उस जहाज को मास्टर करना यानी कि आप एयर कॉम्बैट में एकदम माहिर हो चुके हैं। ऐसा कोई भी फाइटर पायलट नहीं होगा जिसने अगर MiG-21 फ्लाई किया है तो इसको भूल जाएगा। मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। बिल्कुल सर, इसको भूल पाना भी बहुत मुश्किल है और जाहिर सी बात है कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं सर। अगर हम उन चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि MiG-21 बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसको रिटायर किया जा रहा है। तेजस उसको सर रिप्लेस करेगा, जो पूरी तरीके से स्वदेशी है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो रिप्लेस करना है ये कितना ज़्यादा ज़रूरत है आज की, और कितना बड़ा बदलाव आगे हम देखते हैं सर इसके जरिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने प्रीति जी। MiG-21 अपने समय का आइकॉन था, लेकिन जैसे कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को रोकने की कोशिश करी गई थी क्योंकि वो ओल्ड हो गए थे और वो पॉल्यूट कर रहे थे, लेकिन वो लोगों की मुहिम की वजह से उसको वापस ले लिया गया। लेकिन उसी तरीके से जब जहाज 40 साल से ऊपर ओल्ड हो जाता है, उसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स वीक हो जाते हैं और साथ साथ में स्पेयर्स मिलने बंद हो जाते हैं। ऐसे समय में बहुत जरूरी है हम उसको रिप्लेस करें, चाहे हम उसको बहुत याद करें, लेकिन उसको रिप्लेस करना भी जरूरी हो जाता है, और वही हुआ है। अब इसको फिल करेंगे LCA के 83 Mark 1A और उसके बाद 97 Mark 1A, जो कि 2027 से 2028 के अंदर आने शुरू होंगे। लेकिन HAL का काम थोड़ा धीमा है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत तेजी से भारतीय वायुसेना डेवलप हो। हमारी गवर्नमेंट अपनी पूरी तरीके से कोशिश करती है कि इस जहाजों की कमी आएगी, क्योंकि 12 स्क्वाड्रन के करीब हमारे रिटायर हो जाएंगे, जिसमें 3 MiG-29, 3 Mirage 2000 और 6 Jaguar स्क्वाड्रन है। ये अगले 10 साल में रिटायर हो रहे हैं। अगर 4 या 5 स्क्वाड्रन भी LCA के तब तक आ गए, तब भी ये 17+5 22 स्क्वाड्रन तक ही बन पाएंगे, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हम स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएंगे। और पाकिस्तान एयरफोर्स अब J-35 ले रहा है चीन से, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकली भी वो एडवांस होता जाएगा। इसी वजह से अब बात चल रही है कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को शीघ्र लिया जाए, और Su-57 की भी बात चल रही है कि हम उसकी इंडक्शन भी करें, क्योंकि वो
5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। Su-57 हमको देता है एक कैपेबिलिटी, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट और साथ में सोर्स कोड भी देता है और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देता है। तो कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट वे कर रही है सारे ऑप्शंस और उसके ऊपर वे कर रही है जो अमेरिका टैरिफ्स लगा देता अगर हम रशिया से कुछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है गवर्नमेंट, पर सही दिशा में मूव कर रही है, सकारात्मक दिशा में मूव कर रही है। और मैं जानता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर वो एक ऐसा डिसीजन लेगी कि जो 12 स्क्वाड्स रिटायर होंगे उसके बाद तो LCA Mark 1 कुछ फिलअप कर देगा, लेकिन बाकी चीजें हम बाहर से अक्रॉस द बोर्ड भी खरीदेंगे और को प्रोड्यूस एंड को डेवलप भी करेंगे। और सर हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से पूरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, स्वदेशी हमारे एयरक्राफ्ट्स भी हों जिससे ताकत हिंदुस्तान को भी मिले। और हम देखते हैं सर आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, ब्रह्मोस की सर किस तरीके से डिमांड बढ़ी, मांग बढ़ी। लेकिन सर एक बार फिर से अगर मैं बात MiG-21 की करूँ, क्योंकि आपका तो उसके साथ एक शानदार सफ़र रहा है, आज आपके लिए बहुत ज़्यादा भावुक पल भी है। लेकिन सर कुछ बात अगर हम करें MiG-21 की, उसको उड़ता ताबूत भी कहा जाता था, कहीं ना कहीं जो उसके पार्ट्स थे सर उसको लेकर ये भी कहा जाता था कि जल्दी से खराब हो जाते थे, मेंटेनेंस उसकी ये हाई थी। सर आपको क्या लगता है कि जब हम आज बात तेजस की करते हैं, हम स्वदेशी निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो कमियां हैं इनको जरूर ध्यान में रखकर निर्माण आगे किया जा रहा होगा कि ये जो कमियां हैं ये आगे ना आए? बहुत ही अच्छा प्रश्न अगेन आपने पूछा है प्रीति जी। MiG-21 एक्चुअली मेंटेनेंस में सबसे आसान जहाज था। इसका मॉड्यूलर डिजाइन था। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब है कि जब इसको हमने अपग्रेड किया टाइप 77, टाइप 96 और टाइप 75 और बाइसन में, तो हमें बस कुछ पार्ट्स निकाल के नए पार्ट्स डालने हैं। इस वजह से अब बहुत आसानी थी और मेंटेनेंस में मैं इसलिए कहूंगा बहुत आसान था कि इसकी पायलट भी एक, अगर आप किसी ऐसे एयरफील्ड में लैंड करते हैं, डाइवर्जन करते हैं या किसी वजह से लैंड करते हैं ऑपरेशनली, तो वहां पे खुद पायलट इसके फ्यूल भर सकता था और खुद ही हवा और ऑयल को चेक कर सकता था। इतना आसान था ये मेंटेन करने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, जब भी जहाज ओल्ड होते हैं तो उनके एरो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं और वो फेल होना शुरू करते हैं। और ऐसे टाइम में आप देखते हैं कि स्पेयर्स भी कोई नहीं बनाता और HAL को बनाया ही गया था 1964 में, क्योंकि हमने रशिया के साथ डील करी थी कि लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे। 870 के करीब हमने जहाज बनाए MiG-21 उसके बाद। तो HAL के ऊपर थोड़ा मेरा पर्सनल व्यू अच्छा नहीं है HAL के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है HAL की पर्सनल फंक्शनिंग जो पहले बहुत ही खराब थी, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आई है और वो लोग भी अब तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन जो 60 साल उन्होंने स्लो काम किया है उसको अब एकदम 100% सुपरसोनिक स्पीड पे तो वो लोग नहीं चल पाएंगे। लेकिन बहुत गवर्नमेंट ने एक और बड़ी अच्छी चीज की है, प्राइवेट कंपनीज को पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। और अभी L&T, अदानी डिफेंस, टाटा एरोस्पेस लिमिटेड, क्या क्या आ नहीं रही कंपनीज, वो भी इनके साथ मिलके बनाएंगी। तो जो वीकनेसेस थी, जैसे आप कह रहे थे, जो हमने वीकनेसेस देखी हमारे इकोसिस्टम के अंदर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, उनको ये गवर्नमेंट बहुत तेजी से पूरा कर रही है। और ये बहुत ही खुशखबरी है कि हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को इंटीग्रेट करके अपने ही देश में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। इसी वजह से इस गैप को फिल करने के लिए कुछ हमें अक्रॉस द बोर्ड एयरक्राफ्ट को भी लेना पड़ेगा, चाहे वो बाहर से लें या उसको भी को प्रोड्यूस करें भारत के अंदर। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, अगर हमें इंडिपेंडेंट आगे बढ़ना और इस देश को एक महान कंट्री बनाना है तो हमारी इंडिजिनस डेवलपमेंट को तेज रखना ही पड़ेगा और इनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आज हम ये जहाज 97 और खरीद रहे हैं 66,500 करोड़ में, और उसको अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $67 मिलियन का एक जहाज पड़ेगा, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा जब हम HAL से लेते हैं। लेकिन तो भी मैं कहूंगा कि हमें ये रास्ता चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाना है, उसको ऐसे तेज करना है कि हमें किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े आने वाले समय। और ये हमें हर सेक्टर में करना है और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार लोगों से अपील भी करते हैं। सर फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए।